बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कोरोना वायरस के जो मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसके बाद से बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर इसकी रोकथाम की क्या क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए। फिर ये भी बात हो रही है कि अगर हमने इस वायरस की को रोकना है, इसकी तशखीस करनी है, तो जो अब तक वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन जो लगाई जा रही है, उसका रिजल्ट क्या हो सकते हैं। और क्या अब जब कोरोना डेल्टा वायरस आया, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ये भी कहा गया कि अब डेल्टा प्लस आ गया है, तो क्या ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये काफी होगी। इसके नतीजे में डेल्टा वायरस का भी मुकाबला किया जा सकेगा, डेल्टा प्लस का भी मुकाबला किया जा सकेगा। और उसके साथ साथ जो खासतौर पर सिंध के अंदर इकदाम उठाए गए, जो लॉकडाउन किया गया, फिर उसमें नरमी की गई, इसका किस हद तक फायदा हुआ। और साथ जो इस वक्त खासतौर पर चेक किया जाता है, जब किसी वायरस की मौजूदगी के हवाले से, जब कोरोना का आगाज हुआ तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जो इस वक्त हमारे पास किट है चेक करने वाली, उसमें भी मजीद काम करने की जरूरत है। फिर मजीद किट्स पाकिस्तान के अंदर मंगवाई गई। लेकिन क्या अब जो इस वक्त तशखीस की जा रही है, जिसके जरिए ये चेक किया जा रहा है वायरस की मौजूदगी को, तो क्या वो जो वेरिएंट बदल रहे हैं इनको भी सही तरीके से तशखीस इसकी हो सकेगी, सही तरीके से इस बात को मुहैया किया जा सकेगा कि ये वायरस किस हद तक मौजूद है। इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे एंकर पर्सन कराची से फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मुल्क के मारूफ मुआलिज, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर सीमी जमाल भी हमारे साथ मौजूद होंगी कराची से। फवाद अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब वेरिएंट बदल रहे हैं, कोरोना अपनी शक्लें बदल रहा है, तो जो इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है पाकिस्तान में, खासतौर पर जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो इफेक्टिव होंगी जब जो है कोरोना अपनी शक्लें बदलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, डॉक्टर सीमी जमाली और डॉक्टर जावेद अकरम की मौजूदगी में ये सवाल जो है वो जाहिर है कि मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से ही जवाब दे सकता हूँ कि जो कुछ मैंने अपने प्रोग्राम्स में बुलाए जाने वाले डॉक्टर्स माहिरीन से जो है वो राब्ते के जरिए और जो मुख्तलिफ तहरीर मैंने पढ़ी, मुख्तलिफ रिसर्च मेरे हाथ में है, उसके जरिए जो मालूमात मुझे मिली उसके मुताबिक तो ये है, उसके मुताबिक तो अब तक की सूरत हाल ये है कि जो वैक्सीन है उसकी जो एफिशिएंसी है उसके रेशियो के ऊपर तो बात हो सकती है कि वो कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, कितने अरसे तक वो जो है वो फायदेमंद रहेगा, कितने अरसे तक फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन अमल नहीं कर रही। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं दो ऐसी फैमिलीज को जानता हूं, बहुत करीब से जानता हूं। एक मेरे अजीज हैं, एक मेरे दोस्त हैं करीबी, उनके बेटे का इंतकाल हुआ। उनका बेटा वाहिद फैमिली का मेंबर था कि जिसने वैक्सीन नहीं कराई थी और वो कोरोना का शिकार हुआ और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। और बाकी फैमिली मेंबर्स जो है वो ज्वाइंट फैमिली है, वो सारे मेंबर्स जो है वो महफूज रहे कोरोना से। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन किसी ना किसी तरीके से डेल्टा वेरिएंट हो या दीगर जो भी वेरिएंट्स हो उसके लिए कारामद जरूर है, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स महफूज थे। फिर मैंने कारोबारी ताल्लुक एक साहब से मैंने उनको फोन किया 2 दिन पहले। डॉक्टर सीमी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दरकार थी। डॉक्टर सिमी ये बताइएगा कि जो पहले कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट है, अब डेल्टा प्लस की बात भी हो रही है, इसमें कितना डिफरेंस है, ये कितना खतरनाक है। और फिर खास में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या जब कोरोना अपनी शक्लें बदलता रहेगा, उसके वेरिएंट उसके सामने आते रहेंगे, वैक्सीन यही काफी होंगी जो इस वक्त लगाई जा रही है? मैं ये समझती हूँ कि जी वेरिएंट्स जो हैं ये बदलते ही रहेंगे। इन वायरसेस की म्यूटेशन होती है हर साल, हर दफा कुछ अरसे के बाद म्यूटेशन हो जाती है। और जिस तरह फ्लू वायरस की म्यूटेशन होती है, वैक्सीन जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं और वैक्सीन बदली जाएगी। अभी इस पर इतना काम नहीं हो सकता और जगह जगह रिसर्च हो रही है, लेकिन दिस रिसर्च इज डेफिनेटली नॉट इनफ। ये रिसर्च जो है अभी साल भी नहीं हुआ वैक्सीन का इस्तेमाल होते हुए पाकिस्तान में। फरवरी के महीने में ये वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई थी। इतनी जल्दी कहीं पर भी इतनी रिसर्च नहीं हो सकती कि जी आपको आनन फानन बता दिया जाए कि कौन सा, किस वायरस, किस म्यूटेशन के बाद कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव होगी। मगर मेरा एक पर्सनल ख्याल है और मैं समझती हूँ कि हर एक को वैक्सीनेट होना चाहिए। जो भी वैक्सीन आपको मिले कोविड की, वो वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, इसलिए कि इसी तरह हमारी हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी। और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तब तक हम सेफ नहीं हो सकते। 80% हमारी पॉपुलेशन जो है, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो भी है, उसको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बच्चों में इस वक्त अभी इसकी इजाजत नहीं मिली, लेकिन 16 से 18 साल तक जो ट्रैवल
कर रहे हों बच्चे, उनको वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई है। डॉक्टर सिमी, जो इस वक्त हम चेक कर रहे हैं कोरोना की मौजूदगी को, जिस तरीके से तशखीस किया जा रहा है, उसके जो टेस्ट किए जा रहे हैं, ये काफी होंगे ये टेस्ट भी, कि जो मुख्तलिफ अगर शक्लें बदल दी जाती है या मुख्तलिफ वेरिएंट अगर सामने आते हैं तो टेस्ट यही मौजूद रहेंगे या उसके लिए मजीद रिसर्च दरकार होगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो अभी टेस्ट तो काफी हो रहे हैं सिंध के अंदर, तो स्पेशली बहुत टेस्ट कर रहे हैं और जब नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने एक इंस्टीट्यूशन को भी देख लें तो वहाँ भी डबल हो गई है तादाद जो टेस्ट कर रहे थे हम। तो टेस्ट तो बाकायदगी से हो रहे हैं, लोग करवा भी रहे हैं। लेकिन जो ये डेल्टा वेरिएंट है, इसकी एक खास बात है, और मेरे आपके साथ डॉक्टर जावेद साहब भी तशरीफ रखते हैं, वो मेरे से कई गुना ज्यादा जानते हैं इस बारे में, कि जो ये है बिल्कुल उस तरह रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। इसकी जो इन्फेक्शन जो रेट है बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। तो इस वजह से अगर एक घर में किसी को होता है तो ज्यादातर घर वालों को हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चिकन पॉक्स होता है। तो इसलिए ये रैपिडली स्प्रेडिंग वेरिएंट है और बहुत जल्दी फैल जाता है एक से दूसरे को। और इसको रोकने का तरीका यही है कि आप वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन से मैं ये नहीं कह रही कि कोविड होगा ही नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोविड की जो इन्फेक्टिविटी है वो कम होगी। हॉस्पिटल में अगर दाखिल होंगे मरीज तो डेफिनेटली उनका स्टे कम होगा और माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज होगी, ये बात तो तय है। डॉक्टर सिमी, मैं आपके वापस आता हूँ। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, यही डॉक्टर सिमी जमाली से हमसे पूछ रहे थे कि जो इस वक्त हम तशखीस का एक हमारे पास एक सिस्टम है, जो किट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये वेरिएंट बदलता रहता है तो यही इस तरीका कार अख्तियार किया जाएगा या मजीद कोई ऐसे टेस्ट किए जाएंगे कि अगर कोई शक्ल बदलती है कोरोना की तो उसके बारे से कोई मजीद टेस्ट दरकार होंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और डॉक्टर सीमी साहबा को मैं सुन रहा था और माशाल्लाह वो बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात कर रही थी और आई टोटली एग्री विद व्हाट शी वाज सेइंग। देखें, आपको समझने की चीज़ ये है कि ये जो वायरस है आरएनए, जो कि वुहान में स्विच हुई, स्पीशीज स्विच जिसको हम कहते हैं, ये इनिशियली दो वायरसेस मिलके हॉर्सशू बैट के अंदर एक बनी और कोविड-19 इसको कहा गया, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये पहले इंसान को, मिस्टर ली को इन्फेक्ट की। उसके बाद ये पेंडेमिक बन गई अल्टीमेटली। तो ये वायरस क्योंकि एक बड़े साइज़ की है, दो मिल के एक बनी है, तो इसकी जो पॉसिबल म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं इस वक्त वो 39,000 हैं और वेरिएशंस इसके आरएनए में उससे भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये एक नेचुरल अमल है, बल्कि आई एम सरप्राइज कि ये इतनी ज़्यादा म्यूटेट नहीं की और इतनी तेज़ी से नहीं कर रही। दूसरा, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है बॉडी के अंदर, जब ये सांस के ज़रिए चली जाती है S2 रिसेप्टर्स के ज़रिए, तो हमारा ये ख्याल है कि ये एक वायरियन पार्टिकल, चाहे आपने अगर इनहेल किया है, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी इनहेल हो जाती है और कितने आपकी S2 रिसेप्टर की डेंसिटी है। अगर आप कर लेते हैं तो वो 1 बिलियन में 48 आवर्स में तब्दील हो जाता है। इतनी यानी कि वायरस रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। जब इतनी मल्टीप्लाई करेगी तो जाहिर है कि म्यूटेशंस ज़रूर आएंगी, जितनी भी रैपिडली करेंगी उनमें आएंगी और वेरिएशंस भी आएंगी आरएनए में। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, और हमने कल अपना डाटा रिलीज़ किया था, जस्ट कल दोपहर को, अगर आपके मीडिया ने और तमाम मीडियाज़ ने दिया, कि जिसमें पहले कहा गया था कि जी डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट, जो कि जिसको हम कहते हैं B1.61217, कि वो नहीं है लाहौर में, लेकिन देखा गया कि 23% वो वेरिएंट था। अल्फ़ा वेरिएंट जो 117 है, B117, वो अभी भी है, और अब लैम्डा भी इधर मौजूद है, और बहुत सारे नॉन क्लासिफाइबल भी हैं जो कि म्यूटेशंस हैं, जिनको अभी तक हम नॉन क्लासिफाई, अभी तक हमारे जो RT-PCR जो हम ऐसे कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली हम अप स्केल कर लेते हैं कि सेंसिटिविटी उनकी उस तरह बढ़ाई जाती है। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए करना, क्योंकि हम अगर किट्स भी यूज़ करते हैं एबट की या रॉश की या किसी की, वो भी ये करते हैं, जैसे जैसे आते हैं नई किट्स में वो इंटीग्रेट कर लें। लेकिन हम क्योंकि लैब अपनी में बनाते हैं, इससे
मतलब होम डेवलप्ड पीसीआर है, तो इसलिए अभी तक सेंसिटिविटी ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आरटी-पीसीआर नेगेटिव का मतलब ये नहीं आपको कोरोना नहीं है, वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, क्योंकि सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा है कि आप सैंपल सही जगह से नहीं ले पाते, या आप उस विंडो में होते हैं कि अभी इट्स टू अर्ली आप कर लेते हैं वो। और हमें ये पता है कि ये 10 दिन बाद वैसे ही ये वायरस 10 दिन तक इसमें इन्फेक्टिव पोटेंशियल है। 10 दिन के बाद आपको आरटी-पीसीआर करने की ज़रूरत नहीं, जो करते हैं अगर पॉजिटिव होता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए हम नहीं रिकमेंड करते कि इसको 10 दिन ऑफ सिम्टम्स के बाद किया जाए। हम कहते हैं कि इसको बिल्कुल कंफर्म ना करें। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही है जो डॉक्टर सीमन भाई आपने पूछा इन म्यूटेशन से, कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स, उनकी इफेक्टिवनेस ज़ाहिर है लूज़ हुई है, ये तो हकीकत है। और पहले भी मैं कहूँगा कोई 100% इफेक्टिव वैक्सीन नहीं थी। कोई एनी डिजीज अगर जब बात करें कि कोई बीमारी एट ऑल, तो उसमें कैंसाइनो हमारी 75% थी। लेकिन सीरियस डिजीज जैसे डॉक्टर सीमी कह रही थी, उसमें 100% प्रोटेक्शन थी, वो डाउन होकर 65% पे आ गई है अब। तो इसलिए हम एक और एक्स्ट्रा डोज ज़रूर लगा रहे हैं जिनको सिंगल डोज कैंसाइनो लगी थी। जो अभी हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, जिसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ रीजनल, वो है इसकी एनहुई की, जिसको हम कहते हैं ZF2001। वो पहली सेल बेस्ड वैक्सीन है जहाँ पे हैमस्टर ओवरी को एक सेल बेस बना के, तो उसके ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट की गई जेनेटिक मटेरियल देके, और वो हमने उसकी अभी सेंसिटिविटी स्टडी भी की, और वो हमने देखा कि बहुत हाई पोटेंशियल है और बहुत ही मौसर है अगेंस्ट ऑल दीज वेरिएंट्स। लेकिन उसके 3 इंजेक्शंस हैं, और वो अभी हम इंटरम रिलीज, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में देंगे। अभी तो मैंने वैसे ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिटेल डेटा नहीं कर रहा, लेकिन एक हफ्ते में हम आप सबके सामने उसकी रखेंगे। तो इसलिए ये वैक्सीन्स नई से नई बनती रहेंगी, जैसे जैसे ये म्यूट करेगी और बनती रहनी चाहिए। ये जो फाइज़र की वैक्सीन है, इज़राइल की एक स्टडी है कि इसकी डेफिनेटली इसकी एफिकेसी इसने लूज़ की, सीरियस एनी डिजीज़ की भी और सीरियस डिजीज़ की। मोडर्ना बेहतर रही अभी तक। तो इसलिए, और वैसे भी मैं आपको बताऊं मलिक साहब कि ओवर दी टाइम 6 मंथ्स बाद आपकी इम्यूनिटी जो बी सेल मीडिएटेड और टी सेल मीडिएटेड भी, दोनों इम्यूनिटीज़ वो बदलती हैं। और जो लोग चेक कराते हैं और उनके एंटीबॉडीज़ नहीं बने होते, वो ये, उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मतलब नहीं कि दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। ये एंटीबॉडीज़ दुनिया में कोई भी प्रोटेक्टेड है एज एन एंड पॉइंट ले। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जावेद, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फवाद अहमद साहब ये बताइएगा कि कराची के बारे में हम बात करें तो कहा जाता है फेडरल हुकूमत सूबाई हुकूमत के माबैन इख्तिलाफ भी पैदा हुआ कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। फिर ये कहा इसका कोई फायदा नहीं होगा, बाकी हुकूमत ने कहा कि इसका बल्कि नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर आप एदाद शुमार को देखें तो क्या कोई फायदा हुआ इस सिंध हुकूमत के फैसले से? देखिए मलिक साहब, जिस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त सिंध में केसेस की शरह 23% पॉजिटिविटी रेट जो था वो था। आज जो वजीर तालीम ने बताया वो भी 23% था, और वजीर आला के जो टिकट हमारे पास आते हैं उसके मुताबिक वो 20-21% है। तो इस लॉकडाउन का कोई ऐसा फायदा नजर नहीं आया। उसका एक बुनियादी सबब है, कल एनसीओसी के एक मेंबर मेरे साथ मौजूद थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जी असद उमर साहब जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक थे सिंध हुकूमत के उन तमाम इकदाम से कि जो लॉकडाउन से पहले सिंध हुकूमत करना चाहती थी। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक सियासी तनाजा खड़ा हुआ, और सियासी तनाजे का नतीजा निकला कि प्योर जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर लॉकडाउन लगना था वो सियासी हो गया। और गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि जब लॉकडाउन सियासी हुआ था तो उसने अपना असर जाहिर करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल यहाँ पर भी लॉकडाउन सियासी होना शुरू हुआ, और अमली तौर पर कराची हो या पूरे सिंध के अंदर किसी भी जगह की बात की जाए तो सिर्फ दुकानें बंद थी, वो भी बड़े कारोबारी मराकज बंद थे, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दुकानें खुली हुई थी, ऑफिस के अंदर उसी तरीके से लोग जा रहे थे। वही इशारा फैसल
मुसलसल जो शाम 5 बजे जो है वो चौक होती है, वो अब भी लॉकडाउन के दरमियान भी थी। तो इसका मतलब यह है कि ऑफिस से आइए चुंडीगढ़ से सिटी सेंटर से जो शहर की तरफ जो भाव था ट्रैफिक का, वो उसी तरह मौजूद था। सिर्फ बड़े कारोबारी मराकज बंद थे, तिजारती जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद थे। इसके अलावा ये गुलाबी किस्म का एक लॉकडाउन था और उसका नतीजा हमने देखा कि अब जब लॉकडाउन कल हटने के लिए जा रहा है तो भी केसेस की शरह वही है जो 23% है, और सिवाय स्कूल्स के बाकी तमाम चीजें खोली जा रही हैं। स्कूल्स की अगर आप बात करेंगे तो एक वालिद की हैसियत से मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास भी, उसके बजाय हम लोग ले रहे होते हैं, उसकी वालदा ले रही होती है ऑनलाइन क्लास। बच्चा तो जो है वो कभी यहाँ घूम रहा है कभी वहां घूम रहा है, उसकी वो कंसंट्रेशन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का जो पाकिस्तान में सिस्टम था मुझे तो कामयाब नजर नहीं आता अगर आप मेरी जाती बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि वजारत तालीम जो है सिंध की, उसका कहना दुरुस्त है कि क्लासेस के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको एसओपीज का उतना ख्याल नहीं होता, उतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि 19 तारीख यानी कि 19 अगस्त के बाद जो है स्कूल्स को पाबंद किया जा रहा है कि वो असातिज़ा की अपने अमले की वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद स्कूल्स किसी तरीके से खोले जाएं। तो सूरत हाल आपके सामने है कि जो लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल थी अब भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, बल्कि 2 कदम पीछे गए होंगे, क्योंकि लोगों का यकीन जो था वो हमने अपनी सियासत के चक्कर में खराब किया है कि लॉकडाउन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा ये है कि कल जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम उसी पॉजिटिव रेट के साथ ही जो है वो दोबारा से शहरों के अंदर मौजूद होंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो शरह थी कराची में 23%, 24% आ रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो पॉपुलेशन को लग चुकी है। और जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट था कराची का, जो गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर का इलाका है, जो सबसे ज्यादा मुतासिर था, वहां वैक्सीनेशन की शरह ज्यादा है, जहां पे एक्सपो सेंटर भी मौजूद था। हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ इकदाम भी हैं, मोबाइल वैन्स भी मौजूद हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बड़े जो तादाद है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स की बन रही है, और उस तरीके का क्योस भी नजर नहीं आ रहा शहर में जो आज से 8-10 दिन पहले लॉकडाउन लगने के बाद था वैक्सीनेशन के हवाले से। तो चीजें जो है वो अब रूटीन की तरफ जा रही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरफ जाता है ये लॉकडाउन खुलने के बाद, क्या केसेस में इजाफा होता है, या ये जो केसेस जो 23% के ऊपर रुके हुए हैं 21 से 23 के दरमियान, ये यहीं पर रहते हैं। तो सूरत हाल 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर वाज़ेह हो जाएगी कि क्या सूरत हाल बनती है, किस तरीके से हमने अपनी सियासत की नजर तमाम चीजों को किया, इसका खमियाजा भुगतने का कुछ दिनों बाद वक्त आ ही जाना है। जी ठीक है डॉक्टर सीमी जमाली साहब, अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है, जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, उसके बाद अगर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है खुदा न खास्ता, या हॉस्पिटल्स के ऊपर रश बढ़ता है, तो क्या इकदाम हैं हॉस्पिटल के अंदर? हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो इन हालात में क्या एक जो रश बढ़ेगा या प्रेशर आएगा अस्पतालों के ऊपर, उसको आप समझती हैं कि हम हैंडल कर पाएंगे? देखिए, मैं 2-3 बातें समझती हूँ। फवाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन वैसा लॉकडाउन नहीं था जैसा होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि हमारी कौम जो है 2-3 बातें समझने से कासिर हो गई है। एक तो ये कि उन्होंने समझा कि पहले तो ये अफवाहें फैलाते रहे कि कोविड कोई चीज ही नहीं है। पहले तो ये समझ दिलाना जो था बड़ा मुश्किल था। जब उनको समझ आने लगा कि कोविड कोई चीज है तो उन्होंने एसओपीज पर अमल दरामद की। क्या हुकूमत क्या करे? देखें, ये फैसले बड़े मुश्किल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। ये लॉकडाउन का फैसला बहुत मुश्किल फैसला था और हुकूमत सिंध ने अगेंस्ट ऑल ऑड से फैसला लिया और ये अवाम की बेहतरी के लिए किया था। लेकिन हमें ये नहीं मुझे समझ में आता कि अवाम को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि अब आप जान है तो जहान है ना। अगर आप मर जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है कि आप कहें कि जी सारी दुकानें खोल दें और हर कुछ कर दें, स्कूल भी खोल दें, शादी हॉल्स भी खोल दें। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। किसी तरह हम अमल दरामद करा ही नहीं सकते। क्या हर जगह पे पुलिस खड़ी हो जाए या डंडे लेके लोग खड़े हो जाएं कि जी आपने बंद करनी है दुकानें और चीजों को बंद रखना है या इज्तिमात ना करें? तो ये बात तो ये समझ नहीं सकते। अच्छा, एसओपीज पर अमल दरामद कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर हम एक कौम होते जिस तरह के हमें करना चाहिए था कि हम मास्क पहन लेते, हम कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन की मेंटेनेंस, हाथ धोना, ये तो अमल दरामद कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने वो भी नहीं किया। तो अब फिर गवर्नमेंट क्या करे? अब आप मुझे बता दें, अगर आप गवर्नमेंट की जगह होते तो क्या फैसला लेते? लॉकडाउन किया? अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये सियासत की नजर हुआ या नहीं नजर हुआ। जाहिर है कि गवर्नमेंट एक हद तक स्टैंड ले सकती है और इतना और हर कोई अगर उनके ऊपर चढ़ जाए कि जी आपने लॉकडाउन गलत कर दिया और लॉकडाउन पे अमल दरामद भी ना हो सके तो फिर ऑब्वियसली, और लॉकडाउन कोई बहुत अच्छा तरीका दुनिया भर में नहीं माना जाता, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने किया है ना लॉकडाउन, और भी ममालिक कर रहे हैं। जिन्होंने पहले खोल दिया था वो भी
कर रहे हैं। लेकिन अगर पहली दफा में हम लोग ये बात मान लेते, गवर्नमेंट की SOPs पर अमल दरामद कर लेते, वैक्सीनेशन करवा लेते कम अज कम, उसमें भी ऐसा अभाम पैदा कर दिया कि जी ये वैक्सीन लगाएं कि दूसरी लगाएं, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जावेद अकरम साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि लोग ये कहने लगे कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, कोई चिप लगा देंगे, 2 साल बाद आप मर जाएंगे। तो इस तरह की बातें कर करके लोगों ने एक दूसरे का दिल जो है खराब कर दिया ये बातों से। तो अब जो है मुझे ये लगता है कि अब एक ट्रायल करके देख लेते हैं कि जी अगर SOPs पर अमल दरामद करें और सख्ती से पाबंदी करें, वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन अपनी जान के से खतरे पे नहीं करवा रहे, लोग सिम बंद हो जाने पे करवा रहे हैं। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन आवर प्लेस। तो आई थिंक बड़ी बढ़िया बात आपने की डॉक्टर सीमा जमाली साहबा के लोग कह रहे हैं कि सिम ना बंद हो जाए, लोग कह रहे हैं हमें ट्रैवलिंग से रोका जा रहा है, लोग कहते हैं रेस्टोरेंट से जाने से रोका जा रहा है। इसलिए जरूरी हो गया कि हमारे हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लोगों को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी जान खतरे में है। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो इस वक्त सूरत हाल बनती हमें दिखाई देती है, बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वैक्सीन लगवाते हैं, किसी को बुखार होता है, किसी के जिस्म में दर्द होता है, फिर मुख्तलिफ उस हवाले से अफवाहें फैलती हैं। कुछ कहते हैं कि जिनको बुखार होता है या जिनके जिस्म में दर्द होता है उनके लिए इफेक्टिव है ये वैक्सीन, या कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए नुकसान का बायस बन रही है, उनको अगर उसने हिट किया है तो। एक्चुअली सूरत हाल है क्या? देखिए मलिक साहब, जो डिपेंड करता है वैक्सीन पे। मॉडर्ना जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, डेफिनेटली उसमें सिम्टोमेटिक जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। 20% चांस है आपको बुखार होगा, जिस्म टूटेगा। फाइज़र में कोई 3% है, कैंसाइनो में भी कोई 4% था। जो हमने यहाँ ट्रायल्स किए, इसलिए लोकल डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। ZF 2001 में 1% था। अभी जो वेस्ट वैक की वैक्सीन हम ट्रायल कर रहे हैं उसमें भी देखें ये बुखार होना का एफिकेसी से या इम्यूनोजेनिसिटी से कोई इतना रिलेशनशिप नहीं है। आपके इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट करना होता है और कई दफ़ा वो इनिशियली ओवर रिएक्ट करता है थोड़ा सा, और वो स्टेबल हो जाता है। आप पैरासीटामोल लेंगे और कोई एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है, छोटी सी तकलीफ़ है। देखें, वैक्सीन आप सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे अपनी जान बचाने के लिए। आप हम वैक्सीन के जो हमारे ग्रुप्स हैं बने हुए इंटरनेशनली, उसमें हम हमेशा कहते हैं वर्ल्ड में नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। कोवैक्स बना के जी अमीर मुल्क गरीबों को वैक्सीन देंगे, वो कोई आसान नहीं किया। उनको पता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी ग्लोबली जब तक नहीं क्रिएट होती ये थ्रेट रहेगी। चाहे वो इजराइल ने करने की कोशिश की, चाहे UK ने बड़ी रैपिडली की, उससे उल्ट हो गया कि जब इधर से कोई गया तो आउटब्रेक बहुत तेज़ हो गई, या जब डेल्टा वेरिएंट वहाँ पहुँचा तो वो आउटब्रेक बहुत तेज़ हो गई। देखें, ये बिल्कुल डॉक्टर सीमी बिल्कुल सही कह रही थी कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम है कि जिन्होंने एक वैक्सीन लगा ली है वो दूसरी किस्म की उनको वैक्सीन लग रही है। अक्सर मैसेंजर RNA क्योंकि उन्होंने ट्रैवल करना है या उनका ख्याल है कि पहली में एंटीबॉडी नहीं बनी, वो दूसरी लगवा रहे हैं, तीसरी भी लगवा रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 4 इकसाम की वैक्सीन लगवाई। तो ये बहुत एक डेंजरस रवैया है और ये इनसेंसिबल रवैया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बूस्टर डोजेस वगैरह ये डोजेस किसी को नहीं लगनी चाहिए जब तक हम सबको पहली डोज ना लगा दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना, जैसे डॉक्टर सिमी ने भी कहा, और वो 80 से 85% लोगों को इफेक्टिवली लगाएंगे। और अगर आप इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लंबा कर देंगे तो ये सारी की सारी वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाएंगी। ये एक टाइम विंडो है, क्योंकि जाहिर है ये वैक्सीन, ये वायरस ने म्यूटेट करना है और इसको सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रोक सकती है म्यूटेशन से, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इसने नेचुरली वेरिएशन भी आनी है और मोस्टली इसके स्पाइक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन S में आ रही हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना इफेक्टिवनेस कम हुई वैक्सीन की, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल, वरना देखें ये हमने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर लूज़ कर दी
तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमें इस प्रोग्राम को हर तरीके से एक्सेलरेट करना है। सबसे बढ़ के हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाएं, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में वैक्सीन सेंटर ले जाएं, कोल्ड चेन ले जाएं, और वहाँ पे हजूम ना होने दें, उनको वेटिंग टाइम उनका कम करें, उनको बहुत एफिशिएंट सर्विस मिले, और ट्रेंड लोग लगा रहे हों, ये नहीं हो कि इल ट्रेंड लगाएं। उसमें ये है कि अगर वो ये सब वैक्सीन आपके डेल्टॉइड में इंट्रामस्कुलर लगती हैं या नेजल वैक्सीन नाक से ले जाते हैं, तो इसलिए ये अक्सर मैंने देखा है कि वो इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, और वो मोटे आदमियों के फैट में लग जाती है, फैट में उनके हीमोटोमा बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा इसकी में कॉन्फिडेंस ख़राब करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए वैक्सीन सेंटर्स पे, इसकी स्टोरेज की क्वालिटी। अब आप फाइजर की -68 है, ये बहुत मुश्किल है ये मेंटेन करना, और फिर उसको थॉ करना पड़ता है लगाने से पहले। मॉडर्ना जो है वो 0.5 ml लगती है, ये वैक्सीनेटर्स को पता होना चाहिए। मैंने देखा है वो 1 ml लगा देते हैं, तो जाहिर है उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, यानी कि इसकी डोज भी थोड़ी है। तो इसलिए ये तमाम ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है वैक्सीन्स को जल्दी लगाने का। और जैसे हमें कहा जा रहा था कि 7 करोड़ या 7.5 करोड़ को अक्टूबर तक लगा लेंगे, जिस स्पीड से हम कर रहे हैं तो ये अगले कोई मार्च तक पॉसिबल होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि बहुत लेट होगा, क्योंकि वो भी 7 करोड़ भी हमारे तकरीबन 1/3 बनते हैं। 22 करोड़ की आबादी है। अभी देखें कि सफर कितना लंबा है, इसको हर सूरत डिमांड एंड सप्लाई को हमें क्लियर करना है। ये लोगों अब मैं आखिर में आपको बताऊं, सुबह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 11 बजे, जिसमें हम एक स्टडी शुरू कर रहे हैं जो पोलीवैक स्टडी है। हर रोज मुझे कोई 20 फोन आते हैं, और जी मैंने साइनोवैक लगाई थी, अब मैं प्लीज ये मुझे मिल रही है, मॉडर्ना लगवा लूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई सेफ्टी का डेटा नहीं है दुनिया में। WHO ने हाथ उठा दिए कि जी हमें नहीं पता, इसलिए सेफ नहीं है, ना लगाएं। WHO का हमने अब ये डेटा कंपाइल कर रहे हैं, ये लिंक हम आपके जरिए वायरल करेंगे। इस स्टडी का नाम है पोलीवैक, और ये पूरी दुनिया में हम कर रहे हैं ये स्टडी। हमारा ख्याल है कि हम जब 10,000 लोगों की रिजल्ट ले लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी वैक्सीन लगाई और उनके साथ क्या गुजरी और इस वक्त क्या कंडीशन है, प्रोटेक्शन है या नहीं, फिर भी कोरोना हुआ है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। देन कोई हमारे पास एविडेंस होगा आपको बताने के लिए कि मिक्स एंड मैच वैक्सीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फवाद अहमद साहब, जरा मुख्तसर बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल 2 मिनट बचा हमारे पास। क्या SOPs पर अमल दरामद अब हुकूमत सिंध करवा पाएगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद? हुकूमत सिंध क्यों पूछ रहे हैं मलिक साहब? पूरे पाकिस्तान में इस तरह SOPs पे कोई अमल नहीं है इस तरीके से, यहाँ भी मुझे तो होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत कोशिश कर सकती है कि वैक्सीन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए, और हुकूमत उसकी कोशिश कर रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन SOPs पे अमल तो लोगों ने खुद करना है। हुकूमत इतनी तो पुलिस भी नहीं है, इतनी तो पूरी फौज भी नहीं है कि हुकूमत एक एक को जाकर मास्क लगवाए, उसके हाथ धुलवाए। ये लोगों को खुद करना है, हम तरगीब भी दे सकते हैं। जहाँ वैक्सीन लग रही है, कोशिश है चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है मलिक साहब। देखे ठीक है, देखिए मलिक साहब, बिल्कुल यकसर रद्द कर देना कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करना चाहती। खुद मैडम सिमी आपके साथ मौजूद है। बड़ा मुख्तर है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, कोरोना के हवाले से जो कहा गया कि वेरिएंट है इसकी बदल रहे हैं, डेल्टा था अब डेल्टा प्लस आ गया, दोनों में फर्क क्या है और इलाज क्या सेम ही होगा? देखें, जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें कोई तकरीबन 12 के करीब म्यूटेशंस थी और 9 वेरिएशंस थी RNA में मुख्तलिफ किस्म की, मोस्टली स्पाइक प्रोटीन्स में, जो इसके ऊपर कांटे हैं उनमें। और कांटों की अहमियत यह है कि इसका लगाव तकरीबन ये 15 सेकंड में एक से दूसरे बंदे को लग सकती है, जिसको जो कैरी कर रहा है वायरस और जो नहीं कैरी कर रहा, फिर 15 सेकंड्स लगेंगे, बहुत तेज़ी से फैलती है। जो डेल्टा वेरिएंट प्लस आया है
वो इसमें 3 और म्यूटेशंस ऐड हो गई हैं जिनसे ये मज़ीद, एक तो इसकी क्वांटिटी वायरस की आप जो इनहेल करते हैं वो बढ़ चुकी है कि जो आपके अटैच होती है बॉडी को, तो ज़ाहिर है इसकी विरुलेंस बढ़ेगी, मोटेलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये तो मलिक साहब पता नहीं हज़ारों आ जाएं वेरिएंट्स और म्यूटेशंस, जैसे मैंने कहा 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फितरी तौर पे हमें ये करना है कि अगर ये लगने का अपना ताकत एक से दूसरे को